अपने यूट्यूब चैनल अभी के क्लास में। आज का जो वीडियो है वो हमारा क्लास 12 का बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर से संबंधित है। इस वीडियो में हम क्लोनिंग संवाहक के बारे में या क्लोनिंग वाहक के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, प्लाज्मिड्स के बारे में, उसके बाद कंपिटेंट होस्ट के बारे में इस वीडियो में हम करेंगे। इस वीडियो को हम आगे देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले शुरू करेंगे क्लोनिंग वाहक। क्लोनिंग वाहक करने से पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि हम इस चैप्टर में स्टार्टिंग में हम लोगों ने, इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने कर रखा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसे हम बोलते हैं पुनर्संयोज डीएनए, जिसे हम बोलते हैं पुनर्संयोज डीएनए, यानी वो डीएनए जिनके अंदर वांछित गुण उपस्थित होते हैं, यानी वैसे डीएनए जिन्हें कृत्रिम तौर पर जोड़कर बनाया जाता है। यानी पुनर् मतलब होता है फिर से, और संयोजन मतलब होता है जुड़ना। यानी जब दो डीएनए को आपस में आनुवांशिक अभियांत्रिकी का उपयोग कर जोड़ा जाता है तो उसे हम पुनर्संयोज डीएनए कहते हैं, जो हम इस पहले वीडियो में हम लोगों ने इसे कर रखा है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो उसके टूल्स में एक इम्पॉर्टेंट टूल्स आता है, उसी के यंत्र में एक इम्पॉर्टेंट यंत्र आता है जिसका नाम है क्लोनिंग वाहक। क्लोनिंग वाहक अर्थात यानी ये वैसी संरचनाएं होती हैं जिनकी आवश्यकता इस आरडीएनए को, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ढोने में, यानी पोषी कोशिकाओं के पास ले जाने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये होते क्या हैं? तो क्लोनिंग वेक्टर वांछित डीएनए अंशों के वाहक होते हैं या वाहन होते हैं। यानी वांछित डीएनए कौन? ये हमारा पुनर्संयोजी डीएनए। ये पुनर्संयोजी डीएनए अंशों के वाहक होते हैं, वाहन होते हैं, जो क्या करते हैं? इससे वांछित जीन की प्रतियां बढ़ाने के लिए स्वतंत्र प्रतिकृति से गुजर सकते हैं। ये क्या करेंगे? तो ये उस आरडीएनए को ढोएंगे या कैरी करेंगे किसके पास? होस्ट कोशिकाओं के पास, जहां उनकी प्रतिकृतियां हो, यानी जहां उनकी संख्या में वृद्धि हो। ठीक है, तो इसका जो उदाहरण है वो कौन कौन हो सकता है? तो इसका उदाहरण है प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, वाईएसी, बीएसी, वायरस या विषाणु। तो प्लाज्मिड क्या होता है? तो प्लाज्मिड जो होता है वो जीवाणुओं के अंदर उपस्थित अतिरिक्त गुणसूत्र होते हैं जो वृत्ताकार होते हैं और ये वृत्ताकार स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिकृति कर सकते हैं। तो ज्यादा इन्हीं का उपयोग किया जाता है। इन्हीं में वांछित डीएनए को जोड़ दिया जाता है प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग करके, काटकर दोनों डीएनए को यानी प्लाज्मिड को भी और वांछित डीएनए को भी एक ही प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा काटा जाता है, और फिर उस टुकड़े को या उस अंश को जिसमें वांछित जीन उपस्थित होते हैं उसको क्या किया जाता है? तो प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया जाता है डीएनए लाइगेज के द्वारा। अब इसे फिर वापस किस में डाल दिया जाता है? तो पोषी कोशिकाओं में। इसे हम देखेंगे। इसके बाद है एक बैक्टीरियोफेज। एक क्या है? बैक्टीरियोफेज। इसे हम बोलते हैं हिंदी में जीवाणु भोजी। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है जीवाणु भोजी। अब जीवाणु भोजी क्या है? तो जीवाणु भोजी अर्थात वैसे विषाणु, जीवाणु भोजी क्या है? वैसे विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं।
बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी क्या है, यानी वैसे विषाणु जो जीवाणुओं को, वैसे बैक्टीरियोफेज क्या है या जीवाणुभोजी क्या है, वैसे विषाणु जो जीवाणुओं को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं या संक्रमित करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफेज। बाईएसी और बीएसी ये आर्टिफिशियल क्रोमोजोम है, यानी कृत्रिम गुणसूत्र, यानी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। ये जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र और ये ईस्ट कृत्रिम गुणसूत्र, इन दोनों का पूरा नाम लिखने आता है हमारे बिहार बोर्ड के एग्जाम में। क्लास 12 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ देगा कि बाईएसी का पूरा नाम लिखे या बीएसी का पूरा नाम लिखे। तो पूरा नाम क्या है, इसका है ईस्ट कृत्रिम गुणसूत्र और इसका है जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र। इसके बाद है विषाणु। तो इन सभी का उपयोग क्या किया जाता है, इस आरडीएनए को यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ढोने में किया जाता है, यानी पोषी कोशिकाओं के पास पहुंचाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो इसके सबसे पहले हम लोग उदाहरण लेते हैं प्लाज्मिड का। पहला जो है वो क्या है, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड की खोज जो थी वो 1952 में किया गया था। किसके द्वारा, विलियम हेज और जोशुआ लेडरबर्ग के द्वारा 1952 में इसकी खोज की थी। तो प्लाज्मिड क्या होते हैं, तो इसके पहले हम लोगों ने किया, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सर्कुलर डीएनए होते हैं, यानी ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होते हैं जो जीवाणुओं में उपस्थित होते हैं। और ये क्या होते हैं, तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, द्विरजुकीय। ये जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, द्विरजुकीय, यानी इसके 2 स्टैंडर्ड होते हैं। इस तरह से ये हमारा गोलाकार होता है। इस तरह से ये एक्स्ट्रा होता है। और इनकी संख्या क्या होते हैं, 15 से इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, 1 से 2 से लेके 500 से लेके 700 तक। इसकी संख्या कितनी हो सकती है, 500 से लेके 700 तक। अब ये क्या करते हैं, ये स्वतंत्र पुनरावर्तन करते हैं, यानी अपनी संख्या को ये स्वतंत्र रूप से बढ़ाते हैं, इसीलिए इनका उपयोग किया जाता है। और जब ये अपनी संख्या बढ़ाएंगे तो इनके साथ जो जुड़ा हुआ ये डीएनए है वो भी अपनी संख्या को बढ़ाएगा, इसी का उपयोग किया जाता है। तो जो सबसे पहला कृत्रिम वेक्टर जो है, क्लोनिंग वेक्टर है प्लाज्मिड का, वो बना है, उसको बोलते हैं PBR322 और PUC18। यहाँ पे जो ये P दिख रहा है, ये P है प्लाज्मिड के लिए, ये P है प्लाज्मिड के लिए। और BR जो यहाँ पे है, ये 2 साइंटिस्ट के लिए है, बॉलीवर्ग जो 2 साइंटिस्ट हैं वो कौन है, ये जो B और R है, यहाँ पे P जो है वो प्लाज्मिड के लिए है, B जो है वो है साइंटिस्ट के नाम पे, उस साइंटिस्ट का नाम है बॉलीवर। और दूसरा जो R है वो है रॉड्रिगेज के लिए, ये है रॉड्रिगेज के लिए और ये है बॉलीवर के लिए। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि PBR 322 में B किसके लिए है और R किसके लिए है। तो B उस वैज्ञानिक के लिए है जिन्होंने इनकी खोज की थी, और R भी उसी वैज्ञानिक के लिए जो इन दोनों ने मिलकर खोज की थी। तो B जो होता है बॉलीवर और R जो होता है रॉड्रिगेज, ठीक है। और 322 इनका नंबर है जो लेबोरेटरी में इनको बनाया गया था, 322, 325, 328, इस तरह से इनकी टोटल अलग अलग प्रकार के प्लाज्मिड है, जिनका नंबर होता है उस नंबर को उनको दे दिया जाता है। इसके नोमेनक्लेचर को हम लोगों ने पहले कर रखा है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे दूसरा जो है ये है PUC, P फिर से प्लाज्मिड के लिए, और ये जो बना था जहाँ पे, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, उसके लिए UC आया, और इसका जो नंबर है वो 18, 17, 18, 19, इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड के ये नंबर्स हैं। ये दोनों कृत्रिम प्लाज्मिड है। ये दोनों कैसा प्लाज्मिड है, ये दोनों कृत्रिम है। इसके आगे हम देखते हैं, ये देखिए हमारा क्लोनिंग वेक्टर है
PBR322 और PUC18, ये दोनों लेबोरेटरी में तैयार किया गया है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें उपस्थित है, और ये जो हमारा दिख रहा है, ये सब जो पोर्शन है ये अलग अलग हैं, और ये अलग अलग प्रतिबंधन एंजाइम का साइट है जहाँ पे वो बाइंड करेंगे, जहाँ पे ये इनके साथ जुड़ेंगे, या जहाँ पे वो प्रतिबंधन एंजाइम इनको काटेंगे, ये उनका साइट है। और इधर अलग अलग प्रतिबंधन एंजाइम का साइट है। तो यहाँ पे TETR और AMPR जो है, ये एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के रेसिस्टेंस जीन को रखने वाले। इधर इन सभी एंजाइम्स में क्या होगा, तो इन सभी एंजाइम्स में एम्पिसिलिन का रेस्ट्रिक्स, इन सभी एंजाइम्स में, इस साइड वाले एंजाइम्स में एम्पिसिलिन का रेसिस्टेंस जीन होता है, यानी ये एम्पिसिलिन में अपने आप को रख सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और इधर जो है वो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेसिस्टेंस जीन्स, यानी ये जो है ये टेट्रासाइक्लिन में अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, और ये जो है वो अपने आप को एम्पिसिलिन में ग्रो कर सकते हैं। और ये जो है ORI, तो क्लोनिंग वेक्टर के कुछ फीचर्स होते हैं, और वो फीचर्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट फीचर में हम देखेंगे ORI। ORI क्या है, ORI मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी ये क्या होते हैं, तो ये DNA के ऊपर वो अनुक्रम होते हैं, DNA के ऊपर वो विशिष्ट अनुक्रम जहां से प्रतिकृति शुरू होती है, जहां से प्रतिकृति शुरू होती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को कहते हैं प्रतिकृति की उत्पत्ति स्थल। उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, प्रतिकृति की उत्पत्ति स्थल। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फीचर होना चाहिए वो होता है सिलेक्टेबल मार्कर। ये होता है सिलेक्टेबल मार्कर। तो सिलेक्टेबल मार्कर को हम बोलते हैं वर्ण चिन्ह योग्य, वर्ण चिन्ह योग्य। सिलेक्टेबल मार्कर जो होता है, इसका उपयोग क्या होता है, तो ये जो होते हैं ये वो होते हैं जो रूपांतरज को अरूपांतरज से अलग करने में मदद करते हैं। ये क्या करते हैं, रूपांतरज को अरूपांतरज से अलग करने में मदद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब DNA को, वो प्लाज्मिड जो DNA को लेकर आएगा, कौन से DNA को, पुनर्संयोज DNA को, और जो उसको बदल नहीं पाएंगे, तो उन दोनों को अलग करने में ये कौन करता है, तो ये सहायक होता है, जिसको हम आगे अभी देखेंगे एक एक करके सभी बिंदु को। और तीसरा जो है ORI, उसके बाद है तीसरा जो है वो है क्लोनिंग साइट, यानी क्लोनिंग स्थल, यानी जहां पे उसकी प्रतिकृतियां बनेंगी। ये तीन होते हैं जो इसके फीचर्स हैं। उस फीचर्स को हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्या है, इस टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा, क्लोनिंग वेक्टर की विशेषताएं। इसमें हम क्या करेंगे, तो क्लोनिंग वेक्टर जो हम लेंगे या क्लोनिंग वेक्टर जिसका हम उपयोग करेंगे वो हमारा कैसा होना चाहिए, उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वो हम इसमें देखेंगे। तो प्रतिकृति की उत्पत्ति, प्रतिकृति की उत्पत्ति क्या है, अभी हम लोगों ने देख रखा है कि यह DNA में अनुक्रम होते हैं, यह DNA के वो विशिष्ट अनुक्रम जहां प्रतिकृति शुरू होती है, जहां प्रतिकृति शुरू होती है, ठीक है। उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, प्रतिकृति की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। और ये क्या करते हैं, तो इसका हमें ये क्या करते हैं, तो ये रिकॉम्बिनेंट DNA यानी पुनर्संयोज DNA की प्रतियां, यानी उनके कॉपी कि कितना कॉपी बनेगा या कितनी उनकी संख्या होगी, वो कौन निर्धारित करता है, तो ORI ही निर्धारित करता है। यानी पहला विशेषता ऐसी होनी चाहिए कि यानी हमारा जो क्लोनिंग वेक्टर होना चाहिए उसमें उसकी जो ORI हो वो अत्यधिक से अत्यधिक रिकॉम्बिनेंट DNA की प्रतियां को बनाने में सक्षम हो, वैसे ही क्लोनिंग वेक्टर को हमें लेना चाहिए। अब देखो यहाँ पे दो कोशिका है, तो एक है हमारा यूकैरियोटिक और दूसरा है प्रोकैरियोटिक।
दूसरा है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में क्या होगा, तो यूकैरियोटिक में एक से अधिक होगा, एक से अधिक ORI हो सकते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, एक होगा। यानी प्रोकैरियोटिक में ORI की संख्या कितनी होगी, एक, और यूकैरियोटिक में ORI की संख्या कितनी होगी, एक से अधिक। ठीक है। उसके बाद है चयन योग्य मार्कर, यानी किसी भी समूह से किसी खास या विशिष्ट चीजों को हम जिसके द्वारा अलग कर सकते हैं उसी को बोलते हैं चयन योग्य मार्कर। ठीक है, चयन योग्य मार्कर। तो ये क्या होते हैं, तो ये वो जीन होते हैं, ये क्या होते हैं, ये वो जीन होते हैं जो एक पुनर्संयोजक को गैर संयोजी, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को अलग करने में सहायक होते हैं। यानी ये रूपांतरित जीवाणु कोशिकाओं को, यानी ये क्या करेगा, तो ये RDNA को तो लेगा, यानी ये जो कोशिका है, जो पोषी कोशिका जिसको हम बोलेंगे, वो हमारा RDNA को एक्सेप्ट करेगा, किसके द्वारा, प्लाज्मिड के द्वारा। और प्लाज्मिड के द्वारा जब वो एक्सेप्ट करेगा तो उसके अंदर जो बाह्य DNA है, जो बाहर से DNA आया है, वो भी अपने आप को दिखाएगा, तो वो कहलाएगा रूपांतरज, यानी वो बदला हुआ स्वरूप कहलाएगा। और जो ऐसा नहीं करेगा वो गैर रूपांतरित जीवाणु कहलाएगा। तो इन्हीं दोनों को अलग करने में कौन मदद करता है, ये जीन। और ये जीन क्या होते हैं, ये वो जीन होते हैं जो उनके अंदर एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन यानी एंटीबायोटिक्स के लिए जिन रेसिस्टेंस करते हैं, यानी उसके लिए प्रतिरोधी बनाते हैं उसको, यानी उनके उपस्थिति के कारण वो एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोम्फेसिनोल, काइनामाइसिन, इन सभी में ये क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो ये वो जीन होते हैं और इन्हीं जीन का उपयोग हम करते हैं। तो अधिकांशतः क्या होता है, ज्यादातर PBR 322 का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही उत्तम होता है। और ये इसके अंदर दो जीन होते हैं, एक है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस और दूसरा है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस। तो PBR 322 इसको हम थोड़ा सा देखते हैं बैक करके। इसमें देखिए यहाँ पे PVU1, PST1, अगर इन सभी प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग करते हैं तो ये जो होते हैं वो एम्पिसिलिन के लिए रेसिस्टेंस होते हैं, यानी ये एम्पिसिलिन में ग्रो करेंगे, लेकिन ये एम्पिसिलिन में ग्रो करेंगे लेकिन टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेंगे। और BAMH1, SA1, SAL1 इनका अगर ये क्या होंगे, ये टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करेंगे लेकिन एम्पिसिलिन में ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी चीज को क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। लेकिन एक चीज हम इसमें ध्यान देंगे कि जैसे ही प्रतिबंधन एंजाइम के अंदर या जैसे ही प्लाज्मिड के अंदर बाह्य DNA को जोड़ा जाता है, ये नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, यानी ये जीन काम करना बंद कर देते हैं। तो अब उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, तो एम्पिसिलिन में ग्रो नहीं करेगा लेकिन टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कर जाएगा, और ये टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेगा लेकिन एम्पिसिलिन में ग्रो कर जाएगा। और इस तरह से यानी जो मॉडिफाइड होंगे, जिनके अंदर बाह्य DNA काम करेगा, वो क्या हो जाएंगे, वो इनएक्टिव हो जाएंगे और वो एम्पिसिलिन में ना ग्रो करके टेट्रासाइक्लिन में करेंगे। तो वैसे जो एम्पिसिलिन में ग्रो कर रहे हैं उनको हम हटा लेंगे और जो एम्पिसिलिन में ग्रो नहीं कर रहे हैं उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, जो टेट्रासाइक्लिन के ऊपर। तो इस तरह से हम दोनों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके लिए क्या किया जाता है, तो इसके लिए अल्टरनेटिव है, और इस अल्टरनेटिव के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो एक एंजाइम का उपयोग किया जाता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ये क्रोनोजेनिक होते हैं, यानी कलर के बेसिस पे इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो होंगे, यानी इसमें रूपांतरित और अरूपांतरित दो हुए, इसमें भी इंसर्शनल एक्टिवेशन होगा, इनएक्टिवेशन, यानी जैसे ही बाहर का DNA आता है ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो जब एक्टिव रहेगा तो ये देगा ब्लू कलर,
कैसा देगा, ब्लू कलर की कॉलोनी को फॉर्म करेगा, और नहीं तो ये कलरलेस यानी व्हाइट कलर। इस चीज का उपयोग करके हम क्या करते हैं, अलग कर सकते हैं। तो इन दोनों का उपयोग चयन योग्य मार्कर के तौर पे किया जाता है। पहला कौन होता है, तो पहला का फॉर्म किया जाता है जो जिन होते हैं, जो क्या कहलाते हैं, जो हमारे कहलाते हैं, जो जिन होते हैं वो क्या होता है, एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंस होते हैं, यानी एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जैसे जिन्स, यानी एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जैसे एंटीबायोटिक्स के लिए जो रेसिस्टेंस जिन है उनका उपयोग किया जाता है। या फिर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का एंजाइम का उपयोग किया जाता है, जो कि क्रोनोजेनिक होते हैं, यानी रूपांतरित होकर ये व्हाइट कलर देंगे, और अरूपांतरित जब रहेंगे यानी इनके अंदर जब बाह्य डीएनए नहीं होंगे तो वो ब्लू कलर देगा। ठीक है। और यहाँ पे एक प्रोसेस होता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यानी निवेशन निष्क्रियता। निवेशन निष्क्रियता क्वेश्चन पूछा जाता है कि निवेशन निष्क्रियता से आप क्या समझते हैं, तो निवेशन निष्क्रियता वह प्रक्रिया है, यानी निवेशन निष्क्रियता वह प्रक्रिया है जिसमें जब बाह्य डीएनए को प्लाज्मिड के अंदर डाला जाता है तो वो अपने गुणों को छोड़ देते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, तो ये ब्लू कलर ना देके कैसा कलर देंगे, व्हाइट कलर। ठीक है। उसके बाद है क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स क्या है, तो वो स्थल, क्लोनिंग स्थल यानी वो स्थल जहां पे प्रतिकृतियां बनेंगी। ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, यहां पे ये एक होना चाहिए। ठीक है, ये एक होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर एक से अधिक होगा तो जो डीएनए बनेंगे वो टुकड़ों टुकड़ों में बनेंगे, और जिनको हम अलग करना पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए क्लोनिंग साइट्स कितने होने चाहिए, एक होने चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि क्लोनिंग वेक्टर जो है, क्लोनिंग वेक्टर की एक विशेषताएं में हम पहला पढ़े हैं प्रतिकृति की उत्पत्ति, यानी वो स्थान या डीएनए के ऊपर उपस्थित वो अनुक्रम जहां पे क्या होता है, तो जहां पे प्रतिकृति शुरू होती है, उस स्थल को हम क्या कहते हैं, प्रतिकृति की उत्पत्ति स्थल या प्रतिकृति की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और यहाँ पे ये क्या करता है, तो इसकी संख्या अधिक होनी चाहिए, क्योंकि ये अधिक से अधिक प्रतिकृति को सपोर्ट करे, जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी जो पुनर्संयोज डीएनए है, पुनर्संयोज डीएनए ही हमारा वांछित डीएनए है जिसको हमको बनाना है, तो वो इसमें मदद करता है। दूसरा है चयन योग मार्कर, कि जो रूपांतरित हुए हैं और जो अरूपांतरित हैं उन दोनों को अलग करने में ये सहायक होता है। तो इसका हम उपयोग क्या करते हैं, तो पहला जो हो जाता है वो हो जाता है टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन के लिए एंटीबायोटिक्स का जो जिन होता है, जिन रेसिस्टेंस के जो होते हैं उनका उपयोग, या फिर उनके अल्टरनेटिव में यानी उनके अलग तौर पे हम क्या करते हैं, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम का उपयोग करते हैं। इसको हम आगे इसमें अभी देखेंगे। दूसरा है क्लोनिंग साइट्स। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो पौधों में एक जीवाणु का उपयोग किया जाता है, और वो जीवाणु क्या है, तो वो जीवाणु है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर फैसियंस। ये क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर फैसियंस। ये एक मृदा में रहने वाला जीवाणु है, मृदा में रहने वाला जीवाणु है, जो क्या करता है, जो पौधों में ट्यूमर यानी कोशिका, अवरुद्ध कोशिका का निर्माण करता है। इसके पास होता है टी डीएनए, इसके पास होता है टी डीएनए। टी डीएनए, टी मतलब ट्यूमर, टी मतलब ट्यूमर। इस टी डीएनए को रूपांतरित करके, आनुवांशिक अभियांत्रिकी का उपयोग कर रूपांतरित करके इसको बदला जाता है, और बदलकर इस टी डीएनए को कैंसिल कर दिया जाता है, यानी इसके अंदर से वो जीन निकाल लिया जाता है, हानिकारक जीन हटा दिया जाता है, और इनका उपयोग फिर बाह्य डीएनए को पौधों में पहुंचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इनको पौधों में पहुंचाने के लिए किया जाता है। और ये जो जीवाणु हैं, ये फिर एक प्लाज्मिड, इनके प्लाज्मिड को क्या कहेंगे, इनके प्लाज्मिड को हम बोलेंगे टीआई प्लाज्मिड। इनके डीएनए को क्या कहेंगे, टी डीएनए यानी ट्यूमर काउजिंग डीएनए, यानी जो वैसे जो अवरुद्ध कोशिका या ट्यूमर बनाने में वैसे कोशिका जो
क्या होते हैं, यानी सॉरी वैसे डीएनए जो अब यहां पे ये जो होता है ये होता है टी डीएनए। तो टी डीएनए किस लिए, तो टी फॉर ट्यूमर और डीएनए, यानी ये क्या है, यानी ये वो डीएनए जो क्या करेगा, ट्यूमर बनाएगा, जो क्या करेगा, ट्यूमर बनाएगा, यानी अवरुद्ध कोशिकाओं का निर्माण करेगा। अब ये ट्यूमर क्या होता है, तो जब कोशिकाएं जो होती हैं वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करे, यानी अनियंत्रित वृद्धि करे, जिसके कारण से उसका जो संख्या है वो बड़ा हो जाए और वो एक गांठ का फॉर्मेशन कर दे, और वही गांठ हमारा क्या कहला जाता है, ट्यूमर। और ये कहाँ होता है, ये जो है ये ट्यूमर कहाँ का यूज करेगा, रूट में। तो इस टी डीएनए यानी वो डीएनए जो इनमें ट्यूमर का यूज करता है उसको हम बोलेंगे टी डीएनए, और इनके प्लाज्मिड को बोलेंगे टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, ट्यूमर इंड्यूसिंग यानी ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड। इन्हीं से इस डीएनए को हटा दिया जाता है, तो फिर ये प्लाज्मिड क्या करता है, ये वेक्टर के तौर पे काम करता है। तो हम लोग पौधों में किसका उपयोग करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबर फैसियंस। ये हमारा बिहार बोर्ड के एग्जाम में, बिहार बोर्ड के 12th के एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होता है कि पौधों में किस जीवाणु का उपयोग कर वाई यानी पुनर्संयोज डीएनए को पहुंचाते हैं या वेक्टर के तौर पे हम उपयोग करते हैं। तो इसका हम यहाँ पे हमारा 1 नंबर का ये क्वेश्चन फिक्स है। और जानवरों में यानी एनिमल्स में क्या होता है, रेट्रोवायरस, इसको बोलते हैं पश्च विषाणु। ये विषाणु क्या होते हैं, ये वैसे विषाणु होते हैं जो आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, जो आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। यानी ये आरएनए से डीएनए कॉम्प्लेक्स, आरएनए डीएनए कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं और फिर ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, तो ये भी कैंसर काउज करते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, तो संशोधित किया जाता है, इसमें भी संशोधन किया जाता है, यानी वो उस जीन को निकाल लिया जाता है अनुवांशिक अभियांत्रिकी का उपयोग करके, और इनका भी उपयोग क्या किया जाता है, क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे किया जाता है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जानवरों में किसका उपयोग किया जाता है, तो जानवरों में रेट्रोवायरस। यहाँ पे रेट्रोवायरस क्या है, वैसे विषाणु जो डीएनए का निर्माण आरएनए से करते हैं। इनके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो आता है वो है सक्षम मेजबान यानी अगर हम देखते हैं तो हमने पुनर्संयोज डीएनए बना लिया, पुनर्संयोज डीएनए हमारा तैयार है, लेकिन ये अपने आप को दिखाने के लिए यानी ये अपने आप को एक्सप्रेस जो करेगा वो एक लिविंग इन्वायरमेंट में करेगा या सेल में, होस्ट सेल में करेगा या बायोरिएक्टर में करेगा। तो उसके लिए उस कोशिका को यानी वैसी कोशिकाएं, सक्षम मेजबान क्या है, यानी वैसी कोशिकाएं जो बाहर से जिन या प्लाज्मिड क्या होगा, यानी वो बाहर वाला प्लाज्मिड, उसके अंदर तो पुनर्संयोज डीएनए है, तो उसको लेने में सक्षम हो, वैसे मेजबान को ही हम सक्षम मेजबान कहेंगे। वैसे वो है सक्षम मेजबान। तो सक्षम मेजबान क्या है, तो सक्षम मेजबान वो वैसे कोशिकाएं होती हैं जो बाहर से डीएनए या जिन या प्लाज्मिड को ग्रहण करते हैं। ठीक है, वैसे कोशिका या वैसे पोषी कोशिकाओं को हम सक्षम मेजबान कहते हैं। तो जो हमारा डीएनए होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। तो हाइड्रोफिलिक होता है तो ये नॉर्मली कोशिका झिल्ली से गुजर नहीं सकता है। ठीक है, उसके पहले हमें ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो हम जानते हैं कि अगर पुनर्संयोज डीएनए हमारा बन रहा है और इसे एक्सप्रेस करने के लिए यानी इसे अभिव्यक्त होने के लिए एक सजीव संरचना चाहिए या एक सजीव कोशिका या फिर बायोरिएक्टर चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, तो उसके लिए इसे क्या करना होगा, तो इसे एक सजीव कोशिका के अंदर या एक सजीव संरचना के अंदर इसे हमें ट्रांसफर करना होगा।
तो उसके लिए यानी तो उसी में वैसी कोशिकाएं जो बाहर से डीएनए को एक्सेप्ट करे या ग्रहण करे, वैसे मेजबान या वैसी कोशिकाएं सक्षम मेजबान कहलाते हैं। ठीक है। अब जो हमारा डीएनए होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, तो इसको इंटर कराने के लिए हम क्या करते हैं, तो इससे हम कैल्शियम Ca++ यानी धनात्मक द्विसंयोजी धनात्मक के साथ इसे क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रोपोरेशन होता है डिफरेंट एंजाइम्स और का उपयोग कर, जिसके कारण से इसके जो पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। ठीक है। और बड़े हो जाते हैं तो इनको क्या किया जाता है, इनको उस डीएनए के साथ रखा जाता है और इन्हें हीट शॉक दिया जाता है। इन्हें हीट शॉक दिया जाता है। हीट शॉक अर्थात इन्हें इन कोशिकाओं को पहले बर्फ के ऊपर रखा जाता है और फिर उन्हें 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्मी यानी हीट दिया जाता है। फिर उन्हें बर्फ पे दिया जाता है, जिससे वो क्या हो जाते हैं, वो उस डीएनए को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। और डीएनए उनके अंदर चला जाता है। ये तो था डीएनए मेडिएटेड ट्रांसफर। यहाँ पे मेडिएशन यानी यहाँ पे दो कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। एक इसके बाद हम देखते हैं तो ये डायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट में क्या हो जाता है, तो वांछित जीन के साथ साथ पुनर्संयोजित डीएनए को हम निम्न तरीकों से पशु या मानव कोशिकाओं में इंटर कर सकते हैं। तो पहला कौन सा है, ये होता है सूक्ष्म इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन या माइक्रो पिपेट। इसमें एक पतली सी निडल होती है। माइक्रो इंजेक्शन में देखते हैं तो ये यहाँ पे पतली सी ये निडल है, जो क्या होता है, जिसमें जो डीएनए है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उनको सीधा कोशिकाओं के न्यूक्लियस में दे दिया जाता है। किसके द्वारा, तो पतली सुई के द्वारा। पतले सुई के द्वारा क्या किया जाता है, तो डीएनए को सीधा कोशिका के न्यूक्लियस यानी केंद्रक में डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो इंजेक्शन यानी सूक्ष्म इंजेक्शन। इसमें क्या किया जाता है, तो इस सूक्ष्म में सुई या सूक्ष्म पिपेट के माध्यम से इंजेक्शन द्वारा विदेशी डीएनए यानी बाहरी डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, आरडीएनए को सीधा केंद्रक में स्थानांतरित कर दिया जाता है। दूसरा है इलेक्ट्रोपोरेशन। ये एक तरह का विद्युत प्रवाह है जी, और अलग अलग एंजाइम का उपयोग किया जाता है, जैसे लाइसोजाइम, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का उपयोग करके प्लाज्मा झिल्ली में अस्थायी छिद्र बनाया जाता है, यानी इसके छिद्र को बड़ा किया जाता है, जिसके द्वारा डीएनए को इंटर करा दिया जाता है। दूसरा है, नेक्स्ट है बायोलिस्टिक विधि या जीन गन विधि। इस विधि में क्या होता है, तो इस विधि को हम फिगर से देखते हैं। यहाँ पे बायोलिस्टिक गन में क्या होता है, तो जो डीएनए होते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इनको टंगस्टन या गोल्ड में, किसमें, टंगस्टन या गोल्ड में, टंगस्टन या गोल्ड में कोट कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, और इनको हाई वेलोसिटी के द्वारा शॉर्ट किया जाता है, जो क्या होता है, जो सेल के अंदर पहुंच जाते हैं। तो इसका उपयोग बेसिकली प्लांट सेल में ट्रांसफर के लिए किया जाता है। किस में किया जाता है, प्लांट सेल में। और एनिमल सेल के लिए ये उतना कारगर नहीं है, लेकिन ये वैक्सीन फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। तो बायोलिस्टिक विधिगन या जीन गन विधि क्या है, तो इस विधि में विदेशी डीएनए के साथ लेपित टंगस्टन या सोने के कणों को बहुत अधिक वेग से लक्ष्य कोशिका में बमबारी की जाती है। ठीक है। इसको फिगर से देखिए। इसमें क्या होता है, तो ये गैस एक्सेलरेशन ट्यूब है, यहाँ पे रखा जाता है टंगस्टन और गोल्ड वाले को, और यहाँ पे हाई वेलोसिटी के साथ इसको छोड़ा जाता है। यहाँ पे एक आयरन पिट लगा रहता है, ठीक है, जो इसको रिलीज करता है। तो यहाँ पे होल्डर है, ये पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स हैं,
यहाँ पे जो ये गैस चैम्बर है ये यहाँ पे रिलीज होगा, जिसके कारण से इसको हिट करेगा हाई वेलोसिटी से, तो ये यहाँ से स्कैटर्ड होके ये नीचे चले जाते हैं, ठीक है, और प्लांट के अंदर यानी जो सेल है उसके अंदर ये चले जाएंगे। तो इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।